हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो एएफएन के अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो कई स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, खास करके ऐसे स्टूडेंट जो कि अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं होते। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक डिटेल वीडियो जहां पर हम एएफएम के मॉड्यूल ए के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इतने इजी वे में हम डिस्कशन करेंगे कि आप आसानी से उन न्यूमेरिकल को समझ पाओगे और एग्जाम के अंदर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। अब फटाफट से एक बार ऑडियो वीडियो क्वालिटी जरूर कंफर्म कर दीजिए ताकि हम बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर सके। तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है। ऑल इज क्लियर? तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। तो ये मॉड्यूल ए का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कई न्यूमेरिकल्स जो है एग्जाम के अंदर आते हैं। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डेप्रिसिएशन होता क्या है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, डेप्रिसिएशन को समझने से पहले हमें एसेट्स का मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन बेसिकली एसेट्स के साथ ही रिलेटेड होता है। एसेट्स क्या होती है? तो देखो, कोई भी ऐसी चीज जिसका बेनिफिट कंपनी को फ्यूचर में मिलेगा वो कंपनी के लिए एसेट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी ने यहाँ पर एक मशीनरी परचेज की है जिसको वो आने वाले 5 सालों में यूज करने वाली, यानी कि इस मशीनरी का कंपनी को फ्यूचर में 5 सालों तक बेनिफिट मिलेगा। तो ये मशीनरी बेसिकली कंपनी के लिए क्या होती है? एक एसेट होती है। कंपनी की कई सारी एसेट्स होती हैं, जैसे कि मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, हमारे लैंड, बिल्डिंग, ये सारी हमारी एसेट्स होती हैं, ठीक है। अब देखो, इन एसेट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा नॉन करंट एसेट, दूसरा होता है हमारा करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट कंपनी को 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है। जैसे एग्जांपल, कंपनी ने एक मशीनरी यहाँ पर बाय की है और मशीनरी की जो लाइफ है वो 5 ईयर्स है, यानी कि इसका जो बेनिफिट है वो कंपनी को 5 सालों तक मिलेगा। तो ये हमारी एक नॉन करंट एसेट कहलाएगी, क्योंकि इसका बेनिफिट कंपनी को 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिसका बेनिफिट कंपनी को 1 साल तक ही मिलता है, यानी कि 1 साल के अंदर में कंपनी जो है इन एसेट्स को यूज कर लेती है और इनको कैश में कन्वर्ट जो है वो कर लेती है। जैसे एग्जांपल के हमारे बिल रिसीवर्स हो गए, वो एग्जांपल होती है करंट एसेट्स की। अब देखो, नॉन करंट एसेट्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो कैटेगरीज कौन सी है? एक है टेंजिबल एसेट और एक है हमारी इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए मशीनरी। मशीनरी क्या है? हमारे एक नॉन करंट एसेट्स है, और ऐसी नॉन करंट एसेट है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये हमारी टेंजिबल एसेट कहलाती है। और इनटेंजिबल एसेट ऐसी एसेट्स होती हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ना ही हम इसको देख सकते हैं, ना ही इनको हम टच कर सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के गुडविल। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट। गुडविल का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर कंपनी की रेपुटेशन कैसी है। तो देखो, इस गुडविल से कंपनी को काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट जो है वो मिलता है, इसीलिए कंपनी के लिए एसेट होगी। पर क्योंकि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो ये इनटेंजिबल एसेट के अंदर जो है वो आ जाती है। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने इतने डिटेल डिस्कशन क्यों किया है? तो देखो, जो डेप्रिसिएशन है वो बेसिकली टेंजिबल एसेट्स के ऊपर जो है वो चार्ज किया जाता है। इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर अमोर्टाइजेशन जो है वो चार्ज किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर एसेट्स को समझाया है। अब डेप्रिसिएशन है क्या, उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जब आप किसी टेंजिबल एसेट्स को यूज करते हो तो समय के साथ जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जैसे एग्जांपल कि आपने एक मशीन यहाँ पर बाय की थी 5 साल पहले। मान लो आज आपने यहाँ पर बाय किया, उसकी वैल्यू कितनी है? 50,000 ठीक है। और इस मशीन को आपने यहाँ पर 5 सालों तक जो है वो यूज किया, और यूसेज की वजह से ये जो मशीन है वो काफी ज्यादा खटारा हो गई है, खराब हो गई है, और इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 पे जो है वो रह गई है। जैसे आप जब कोई नई कार खरीदते हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, आप उसको 5-10 साल जब यूज कर लेते हो तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो समय के साथ मशीनरी को यूज करने की वजह से मशीनरी की जो वैल्यू डिक्रीज हो गई है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे कि 5 सालों तक जब हम मशीनरी को यूज किया तो मशीनरी की वैल्यू जो है वो 40,000 से जो है वो डिक्रीज हो गई। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेफिनेशन अगर आप देखो तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द कंपनी ओवर टाइम ड्यू टू यूज, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस, ठीक है। तो जब आप अपने फिक्स एसेट को यूज करते हो, ठीक है,
तो यूज की वजह से, टाइम के गुजरने की वजह से या फिर ऑब्सोलीट होने की वजह से आपकी फिक्स एसेट की जो वैल्यू है डिक्रीज हो जाती है। जो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है उसे हम डेप्रिसिएशन जो है वो कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 50,000 से हमारी मशीनरी की वैल्यू 10,000 रुपए रह गई, तो वो 5 साल में 40,000 से हमारी मशीनरी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है, तो वो 40,000 हमारा क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन जो है वो कहलाएगा। तो आई होप आपको जो डेप्रिसिएशन है वो अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। अब ये जो ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो बेसिकली एक तरह का एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि इतना यहाँ पर नुकसान जो है वो कंपनी का हो रहा होता है, इसीलिए कंपनी को हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना पड़ता है ताकि वो अपना एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट कर सके। अब देखो, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तीसरा होता है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड के अंदर फर्दर दो हमारे मेथड होते हैं, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, तो इन्हीं मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको डेप्रिसिएशन और उसके मेथड्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 3 लाख and depreciation is calculated as straight line method and the life of machine is 4 years. The amount of depreciation shall be after 3 years and book value of asset. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड है डेप्रिसिएशन का। अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है और इससे कैसे यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए की मशीन जो है वो परचेज की है और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10% है। ठीक है, तो हर साल हम 1 लाख का 10% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर आपका डेप्रिसिएशन होगा 10,000, सेकेंड ईयर भी 10,000, थर्ड ईयर भी 10,000। ठीक है, तो ये जो आपका मेथड है ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो कहलाता है और आप देखोगे कि हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, ओरिजिनल कॉस्ट हमारी कितनी है मशीनरी की, 3 लाख रुपए, यानी कि आपने मशीनरी को जब बाय किया, एक्वायर किया, तो टोटल कॉस्ट आपकी 3 लाख रुपए की आई है। और सॉरी, अब हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है। लाइफ ऑफ मशीन यहाँ पर कितनी है, 4 साल, यानी कि 4 सालों तक हम इस मशीन को यूज जो है वो करने वाले हैं। तो 3 सालों के बाद हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि 3 सालों के बाद टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया है, साथ के साथ बुक वैल्यू ऑफ एसेट भी कैलकुलेट जो है वो करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, पहले हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम सबसे पहले 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब कि आपने जो एसेट को एक्वायर किया तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, तो जब आपकी मशीन की लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है उसके बाद आपकी मशीन की जो वैल्यू है रह जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 50,000 की मशीन खरीदी, इसकी यहाँ पर जो लाइफ है वो 4 साल। ठीक है, यानी कि 4 सालों तक ये सही तरीके से काम करेगी और 4 सालों के बाद ये जो मशीन है वो खटारा हो चुकी है, यानी कि अब ये काम जो है वो नहीं कर सकती है। पर क्योंकि मशीन लोहे की थी तो आपने जब उसको मार्केट में सेल किया तो लोहे के इक्वल आपको 1,000 रुपए जो है वो मिल गया। तो ये जो 1,000 रुपए है ये हमारा स्क्रैप वैल्यू जो है कहलाता है, यानी कि बचा कुचा अमाउंट है। ओके, यूजफुल लाइफ यानी कि हमारी एसेट की लाइफ यहाँ पर कितनी है। तो हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट है यहाँ पर वो है 3 लाख रुपए। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 3 लाख रुपए माइनस स्क्रैप वैल्यू आपको कोई दिख रही है, तो यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू कोई भी नहीं है तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इसे हमें डिवाइड करना है यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट के साथ, तो वो कितनी है हमारी 4 ईयर्स। तो जब आप यहाँ पर 3 लाख को 4 ईयर्स के साथ यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 1 साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 75,000। ठीक है, अब जैसे ही आप 1 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हो आप टोटल डेप्रिसिएशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर भी हमारा 75,000 होगा, सेकंड ईयर भी 75,000 होगा और थर्ड ईयर भी हमारा 75,000 होगा। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, 75,000 यानी कि जो हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है उसको ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है जितने साल का आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हो। तो 75,000 इंटू 3, तो ये आ जाएगा हमारा 2,25,000। 2,25,000, तो ये हमारा क्या है, टोटल डेप्रिसिएशन है 3 सालों के बाद जो है वो चार्ज किया गया, यानी कि हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो 2,25,000 रुपए से डिक्रीज जो है वो हो गई है।
अब हमें कैलकुलेट करना है बुक वैल्यू। पहले यहाँ पर बुक वैल्यू समझ लो कि बुक वैल्यू यहाँ पर होता क्या है। तो सिंपली देखो, एक एसेट को जिस वैल्यू पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा बुक वैल्यू कहलाता है। जैसे कि जब आपने एसेट को परचेज किया था तो 3 लाख के ऊपर आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया था कि हमारी मशीनरी की वैल्यू 3 लाख रुपए है, तो ये हमारी बुक वैल्यू कहलाता है। ठीक है, अब देखो 3 सालों के बाद 2,25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो चुका है, यानी कि हमारी वैल्यू जो है 2,25,000 से डिक्रीज हो चुकी है, तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो बच गई है वो हमारी बुक वैल्यू कहलाएगी। बुक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, उसमें से जो टोटल डेप्रिसिएशन होता है, टोटल डेप्रिसिएशन यानी कि जिस टाइम तक आप बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उस टाइम तक जो भी टोटल डेप्रिसिएशन है उसे माइनस कर दो। तो ओरिजिनल कॉस्ट है हमारी 3 लाख रुपए की, ठीक है, और जो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आया वो 2,25,000 रुपए का है। तो माइनस अगर आप कर दो तो 3 लाख में से हमें 2,25,000 रुपए माइनस करना, तो ये आ जाएगा 75,000 रुपए, यानी आपकी बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी 75,000 रुपए। यानी कि आप जब 3 साल बाद इस एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे तो 75,000 रुपए जो है वो रिकॉर्ड करोगे। तो आई होप आपको जो बुक वैल्यू है वो अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गई होगी। और बुक वैल्यू का दूसरा नाम होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या होती है? रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू सेम ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ फर्म परचेज मशीनरी फॉर 2.5 lakh, it is to be depreciated by 10% at written down value method, what will be the total amount of depreciation after the third year? ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 सालों के बाद टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पर कितना हुआ है वो कैलकुलेट जो है वो करना है। और मेथड कौन सा है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कैसे काम करता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हम हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब बुक वैल्यू, यानी कि जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने जाते हो तो पहले आप बुक वैल्यू देखते हो कि बुक वैल्यू कितनी है, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर देते हो। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो आपका 1 लाख रुपए की एसेट थी, तो जब 1 साल पूरा हुआ तो आपने यहाँ पर 10% का डेप्रिसिएशन इस बुक वैल्यू पे चार्ज किया, तो वो आया आपका 10,000। उसके बाद सेकेंड ईयर आपकी जो बुक वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 90,000 पे। कैसे होगी? तो 1 लाख रुपए में से 10,000 पे डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया, अब आपकी जो एसेट की टोटल वैल्यू बची है वो सिर्फ 90,000 पे है। सेकेंड ईयर जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने जाओगे तो आप 10% किसके ऊपर चार्ज करोगे? रिटर्न डाउन वैल्यू पे, यानी कि 90,000 पे। अब आपकी डेप्रिसिएशन यहाँ पर कितना आएगा? 9,000। ऐसे ही थर्ड ईयर अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर आपकी बुक वैल्यू यहाँ पर कितनी बची? तो 90,000 में से 9,000 तो 81,000। तो 10% किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा? 81,000 पे जो है वो कैलकुलेट जो है वो किया जाएगा। तो आई होप आपको जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो भी आपका रिटर्न डाउन वैल्यू है उसको डेप्रिसिएशन रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम फर्स्ट ईयर यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें फर्स्ट ईयर, तो 2.5 लाख यानी कि 2,50,000, 2,50,000 इंटू 10%, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 25,000 पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? 2,50,000 में से 25,000 को माइनस कर देना है, जो कि आपका डेप्रिसिएशन है। तो सेकेंड ईयर जो आपकी बुक वैल्यू हो जाएगी वो 2,25,000 पे जो है वो हो जाएगी। इंटू कर देना है 10%, 10% यहाँ पर रेट चार्ज करना है, तो 10% अगर आप चार्ज करोगे तो ये आ जाएगा आपका 22,500। 22,500, अब इसको भी आपको माइनस कर देना है ताकि आपकी थर्ड ईयर की बुक वैल्यू जो निकल कर आ जाए, क्योंकि आपको थर्ड ईयर के बाद टोटल डेप्रिसिएशन कितना है वो यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना है। तो 2,25,000 में से आपको 22,500 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपका 20,000, 2,500। ठीक है, इंटू कर देना है 2,02,500, इंटू कर देना है 10%, तो ये आ जाएगा आपका 20,250। ठीक है, तो ये आपका 3 साल का डेप्रिसिएशन हो गया। अब अगर आपको टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो आपको इसको क्या करना है? इसका सम कर देना है। ठीक है, तो पहले साल हुआ 25,000, दूसरे साल हुआ 22,500 और तीसरे साल हुआ 20,250, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 67,750। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, if firm purchase machinery of 3 lakh, it is to be depreciated at 10% return down value method, what will be the amount of depreciation for third year? ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट है, हमें क्या कैलकुलेट करना है वो चीज देख लो।
कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि तीसरे साल हमने डेप्रिसिएशन कितना यहाँ पर चार्ज किया। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हमने टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया कि 3 साल तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया है, पर यहाँ पर क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो पहले क्वेश्चन को 2-3 बारी पढ़ लो, ताकि क्वेश्चन में किसी भी तरह की कंफ्यूजन जो है वो ना। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट ईयर बुक वैल्यू है वो 3 लाख रुपए है। ठीक है, तो इसका आपको 10% जो है वो कर देना है। तो 10% अगर आप करोगे तो आपका आ जाएगा 30,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर आपकी जो बुक वैल्यू बचेगी 3 लाख में से 30,000 माइनस कर दो तो 2,70,000, 10%, तो ये 27,000 आपका सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। उसके बाद आप जब 2,70,000 में से माइनस कर देते हो 27,000 को, तो ये आ जाएगा आपका 2,43,000। ठीक है, और इसका जब आप 10% करोगे तो तीसरे साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो आपका आ जाएगा 24,300, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 24,300। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि 3 सालों तक टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पर कितनी चार्ज की गई है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होता, 30,000 प्लस 27,000 प्लस 24,300, तो ये होता हमारा 81,300। ठीक है, और अगर इसी की जगह पे आपसे बुक वैल्यू भी पूछ ली जाती तो बुक वैल्यू कैसे निकलती, तो आपका जो 3 लाख रुपए है ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें से जो टोटल डेप्रिसिएशन 3 साल तक 81,300 माइनस कर दो, तो आपका 3 लाख में से 81,300 माइनस कर दो, तो यहाँ पर 2,18,700, ये आपकी बुक वैल्यू जो है निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से आपको मैंने 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा दिए। अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक ईयर का डेप्रिसिएशन वो कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, और बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मशीनरी इज परचेज फॉर 2 लाख with expected life of 5 years and scrap value is 20,000. At the end of 4 years, the machinery is sold for 50,000. What is the profit or loss from sale of machinery? ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है। यहाँ पर हमसे डेप्रिसिएशन नहीं पूछी जा रही, बल्कि हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आपने जब मशीनरी को सेल किया तो आपको प्रॉफिट और लॉस हुआ है, मतलब कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखो अगर आपको जानना हो कि आपको किसी भी मशीनरी की सेल पर प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, उस समय की जो बुक वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेनी है कि आपके एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी और आपने उसको सोल्ड कितने पे किया। जैसे अगर मान के चलो 4 सालों के बाद, 4 सालों के बाद अगर आपके एसेट की वैल्यू जो है वो 50,000 रुपए की और आपने उसको सेल भी 50,000 रुपए का किया है, तो आपको ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ। अगर आपने सेल 60,000 रुपए का किया होता तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो जाता। अगर आपने यहाँ पर सेल 40,000 का किया होता तो आपको 10,000 का लॉस जो है वो हो जाता। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले बुक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और बुक वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी आती है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होती है, तो हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट जो है वो करना है। तो यहाँ पर हम सीधा जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिटेल्स गिवन है उससे हम आसानी से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं एसएलएम मेथड का यूज करके। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारी यहाँ पर कितनी है, 2 लाख रुपए की। ओरिजिनल कॉस्ट है हमारी 2 लाख रुपए की। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू जो है वो है हमारी यहाँ पर 20,000 रुपीज की, और जो हमारी यूजफुल लाइफ है वो है 5 साल। तो 2 लाख में से आपको 20,000 माइनस करना, तो ये आ गया आपका 1,80,000 पे। इसको आपको डिवाइड करना है 5 के साथ। 5 के साथ जब आप डिवाइड करोगे तो आपका जो 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा वो 36,000 आएगा। कितना आएगा, 36,000। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि आपको 4 सालों के बाद बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 4 इयर्स का टोटल डेप्रिसिएशन है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना पड़ेगा। और वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो 36,000, 1 साल का जो डेप्रिसिएशन है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 36,000 इंटू 4, ये आपका आ जाएगा 1,44,000। 1,44,000 आपका जो है आंसर आएगा। 1,44,000 जो है वो आपका आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा टोटल डेप्रिसिएशन है। ये क्या है, हमारा टोटल डेप्रिसिएशन है। अब आपको क्या करना है, आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो बुक वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको सिंपली जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी एसेट की, उसमें से आपका जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसको आपको माइनस जो है वो करना है। टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस जो है वो करना है। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारी कितनी है, 2 लाख रुपए की। ठीक है,
और जो डेप्रिसिएशन है वो 1,44,000 रुपीज का है। तो अगर आप यहाँ पर माइनस करोगे तो 2 लाख में से 1,44,000 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 56,000। तो बुक वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 56,000। और आपने सेल कितने की है? 50,000 रुपए की। तो सिंपल सी बात है, आपको 6,000 रुपए का लॉस जो है वो हो गया है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो इस ऐसे आसानी से आप जो है प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, आपको बुक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, a company purchased a machine worth 4 lakh dated 1/4/2019 and depreciation fixed as 20% per annum. The company changed the method of depreciation to WDV method dated 1/4/2022, sold the machinery for 2 lakh dated 30 June 2022 2020. What will be the amount of profit or loss? तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। तो देखो दो चीजें यहाँ पर हो रही, पहला कि जो कंपनी है वो अपना मेथड जो है वो चेंज करी है डेप्रिसिएशन का, और दूसरा कि हमें प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो कंपनी ने मशीनरी परचेज की थी कब? 4 लाख रुपए की। कब खरीद की थी? कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2019 को। क्या हुआ? 1 अप्रैल 2019 को। और एक साल हुआ हमारा 1 अप्रैल 2020 को। यानी कि 1 ईयर हमारा कब कंप्लीट हुआ? एक साल 1 अप्रैल 2020 को। तो जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ हमें डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना है। तो यहाँ पर जो हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड है वो क्या है? हमारा एसएलएम मेथड है। यहाँ पर जो हम मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो है हमारे यहाँ पर एसएलएम मेथड है। ठीक है, तो वो कितना है? देखो हमारा मशीनरी की वैल्यू है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए और इंटू 20%, अगर इसका हम 20% जो है वो कैलकुलेट कर ले तो 4 लाख इंटू 20% डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? 80,000 पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? 80,000 पे आ जाएगा। अब ये हमने डायरेक्टली क्यों कैलकुलेट कर लिया? क्योंकि हमें यहाँ पर कोई स्क्रैप वैल्यू जो है वो गिवन नहीं थी। ठीक है, अब देखो सेकंड ईयर जैसे ये साल कंप्लीट हुआ तो कंपनी ने अपना जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो चेंज कर लिया, और अब वो कौन सा यहाँ पर मेथड यूज कर रही है? डब्ल्यूडीपी मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे चार्ज होगा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? तो 4 लाख माइनस 80,000, तो रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई हमारे 3,20,000 पे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हमें 20% जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना है। तो 3,20,000 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारा 64,000। ये हुआ पूरे साल का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहले कंपनी ने जो है सिंपली स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज जो है वो किया था डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, इसीलिए फर्स्ट ईयर हमने एसएलएम मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया। उसके बाद अगले साल कंपनी ने अपना जो मेथड है वो चेंज करके डब्ल्यूडीवी मेथड यहाँ पर कर लिया है, इसीलिए नेक्स्ट ईयर जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर जो है वो चार्ज किया है। और एक साल का डेप्रिसिएशन हमारा कितना हुआ है यहाँ पर? 64,000। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो मशीनरी है वो 30 जून 2020 को सोल्ड की गई है, यानी कि ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मशीनरी जो है वो 3 महीनों के लिए यूज जो है वो की गई है। अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून। ठीक है, 3 महीनों के लिए यहाँ पर जो है वो यूज की गई। यहाँ पर 1 जून कर देते हैं, यहाँ पर 1 जून जो है वो कर लेते हैं, ताकि 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून नहीं, 30 जून ही होगा। ठीक है, तो 3 महीनों के लिए यहाँ पर मशीनरी जो यूज हुई है, तो हम क्या करेंगे? इसका 3 महीनों का डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एक साल का जो डेप्रिसिएशन है वो है हमारा 64,000। एक साल का जो डेप्रिसिएशन है वो है हमारा यहाँ पर 64,000, और 3 महीनों का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो सिंपली इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 64,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर 12, तो ये आ जाएगा 16,000। यानी कि सेकेंड ईयर जो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में चार्ज की गई है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितना है? 16,000। कितना है हमारे यहाँ पर? 16,000 है। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज की गई है, जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है वो कितना है? 80,000 जो पहले साल यहाँ पर चार्ज की गई थी, और दूसरे साल कितना है यहाँ पर? 16,000। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड कर दो 80,000 प्लस 16,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना होगा? 96,000। ठीक है, अब आपको बुक वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो कर लेनी है। वो कैसे निकलेगा? तो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख रुपए। उसमें से आपको 96,000 जो है वो माइनस कर देना, जिससे आपकी बुक वैल्यू निकल कर आ जाए।
तो 4 लाख में से जब आप 96,000 को माइनस करोगे, 4 लाख माइनस 96,000, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3,04,000। 3,04,000 ये आपकी बुक वैल्यू है, और आपने एसेट को कितने प्राइस पे सोल्ड किया है, 2 लाख पे। तो सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर लॉस होगा, और कितना लॉस होगा, तो 3,04,000 में से 2 लाख अगर आप माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 1,04,000, ये आपका लॉस जो है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसके अंदर हुआ क्या है, पहले तो हमने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया, दूसरा कि जो मशीनरी है वो पूरे साल के लिए यूज नहीं की गई है, इसीलिए पहले साल तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हमने लिया क्योंकि पूरे साल यहाँ पर मशीनरी यूज किया है। पर नेक्स्ट ईयर जो है मशीनरी सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों के लिए यूज हुई थी, इसीलिए हमने 3 महीनों का डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया, जो कि हमारा 16,000 आया। और कैसे कैलकुलेट किया, तो 64,000 हमारा 1 साल का डेप्रिसिएशन आया था, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 के साथ 12 के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 महीनों का हमें कैलकुलेट करना है, और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो इसका हमारा 16,000 आ गया। टोटल किया तो 96,000 हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आया। इसको 4 लाख में से माइनस किया तो हमारी बुक वैल्यू जो है वो 3,04,000 आ गया। और जब हमने लॉस कैलकुलेट किया तो 1,04,000 हमारा लॉस जो है वो आ गया। तो आई होप आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फटाफट से एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए, क्या आपको यहाँ तक क्लियर, फटाफट से कंफर्मेशन दे दीजिए, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, ऑल इज क्लियर। और इसी के साथ अगर आप एएफएम एग्जाम की प्रिपरेशन सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं। और हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री ई पीडीएफ नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिनसे आप रिवीजन आसानी से कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हो तो हमारे जो कोर्सेज हैं बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे हमारी दोनों ऐप्स जो है वो मिल जाएगी। आपको सिर्फ वहां पर जाकर टाइप करना है लर्निंग सेशन आईआरबीएफ एग्जाम, और वहां पर आपके हमारे ऐप मिल जाएंगे, और वहां पर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल जो है वो कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा समर 2024। तो इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज जो है वो कर सकते हैं। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 2.5 लाख, depreciation is calculated at double declining method and the life of machine is 5 years, what will be the book value after 3 years। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेथड है डेप्रिसिएशन का वो चेंज हो रहा है। हम बेसिकली यहाँ पर डबल डिक्लाइनिंग मेथड का जो है वो यूज करने वाले हैं। अब ये डबल डिक्लाइनिंग मेथड क्या है, देखो डबल डिक्लाइनिंग मेथड हमारा एक एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है, और इसके अंदर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, तो देखो जब हम इस मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो सबसे पहले हम एसएलएम मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन रेट जो है वो चार्ज करते हैं। हमें किस रेट पे जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जैसे फर्ज करो कि आपका जो डेप्रिसिएशन रेट आया है एसएलएम मेथड का यूज करके, मान के चलो आपका जो है एसेट की लाइफ 5 साल है, तो 1/5 × 100, तो आपका जो डेप्रिसिएशन रेट होगा वो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करते हो, इस रेट को 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी कि 40। तो ये 40 आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन रेट होगा, जिसका यूज करके आप एसेट को डेप्रिशिएट करोगे। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ हमारा एसएलएम का, जिसके अंदर आप एसएलएम मेथड का यूज करके एक डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करोगे और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन रेट जो है वो कैलकुलेट करोगे, और इस रेट के ऊपर ये जो 40% आया है एसेट को आप डेप्रिसिएशन करोगे। ठीक है, उसके बाद जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करोगे तो आप बेसिकली डब्ल्यूडीवी मेथड का यूज करोगे, यानी कि जो भी बुक वैल्यू होगी उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करोगे। अब इसको और बेहतर तरीके से हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो देखो आपकी जो लाइफ है
5 साल है, यानी कि आपकी जो एसेट है वो 5 सालों में पूरी तरीके से डेप्रिसिएट जो है वो होगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली 1 को डिवाइड कर देना है 5 के साथ, इंटू कर देना है 100, तो 20% आपका आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप 5 को मतलब कि 100 को 5 हिस्से में डिवाइड करोगे तो 20% ही आपका आएगा, क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू शुरू में कितनी है 100%, और वो 5 सालों में जाके जीरो हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है हर साल 20% से ये डिक्रीज होगा। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको 20% को 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दे, तो आपका जो डेप्रिसिएशन रेट आएगा वो 40% आएगा। कितना आएगा यहाँ पर 40% जो है वो आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको WDV मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो फर्स्ट ईयर आपकी एसेट की वैल्यू कितनी है 2.5 लाख, कितनी है 2.5 लाख। तो 2,50,000 को आपको 40% से डेप्रिसिएशन जो है वो करनी है। तो 2,50,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका आ गया 1 लाख रुपए, यानी कि फर्स्ट ईयर आपका डेप्रिसिएशन कितना 1 लाख रुपए। उसके बाद सेकंड ईयर आपकी जो बुक वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2,50,000 में से 1 लाख डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो 1,50,000 पे आपकी डेप्रिसिएशन होगी, 40% इंटू कर दो, तो 1,50,000 इंटू 40% डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा हमारा 60,000। और उसके बाद थर्ड ईयर, हमारे यहाँ पर थर्ड ईयर, क्योंकि हमें तीसरे साल के बाद बुक वैल्यू पता करनी है ना। तो अब आपका जो बुक वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 90,000, कितना आ जाएगा 90,000। 1,50,000 में से 60,000 माइनस करोगे 90,000, 40% अगर आपने कैलकुलेट किया तो 90,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 36,000। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करो तो 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 36,000, तो ये आ गया हमारा 1,96,000। अगर आपको 3 सालों के बाद आप बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ओरिजिनल कॉस्ट में से जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो आपको यहाँ पर माइनस जो है वो करनी है। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारी यहाँ पर कितने, ओरिजिनल कॉस्ट अगर हम बात करें तो वो 2,50,000 रुपए, इसमें से माइनस कर दो 1,96,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,50,000 माइनस 1,96,000, तो ये आपका आ जाएगा 54,000। ये आ जाएगा आपका 54,000। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपके यहाँ तक। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हैं। फटाफट से बता दिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, ऑल इज क्लियर। ऑल इज क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 2.5 लाख, depreciation is calculated as sum of year digit method and the life of machine is 5 years, what will be the book value after the 4 years। ठीक है, तो देखो हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 2.5 लाख रुपीज है। ठीक है, और हमें यहाँ पर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना। ठीक है, अब ये सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड काम कैसे करता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपके जो भी यहाँ पर ईयर्स है, जैसे यहाँ पर 5 ईयर्स है, आपके मशीनरी की जो लाइफ है 5 ईयर्स है, तो इसके डिजिट को आपको प्लस करना होता है, जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पर प्लस करोगे तो 5+4+3+2+1, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, अब आपको डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, तो देखो पहले साल आपको डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करना है, तो आपका जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका होगा वो क्या होगा, 2,50,000, 2,50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि पहले साल आपको मतलब ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो 5 डिवाइडेड बाय 15। उसके बाद सेकंड ईयर 2,50,000, ये अमाउंट जो है वो सेम ही रहेगी। यहाँ पर फोर्थ, चौथे साल मतलब सेकंड ईयर है तो 4 डिवाइड, मतलब आपको उल्टी गिनती जो है वो स्टार्ट करनी है। उसके बाद ऐसे ही थर्ड ईयर 2,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15 इजिकल टू, ऐसे ही फोर्थ ईयर 2,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में हमारा फिफ्थ ईयर भी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है, तो सिंपली आपको 2,50,000 इंटू करना है 5 डिवाइड कर देना है 15 के साथ, तो आपका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 8,333 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम सेकंड ईयर आपको करना है 2,50,000 इंटू 4 इंटू डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 666। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 2,50,000 इंटू 3 इंटू डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाएगा 50,000 पे।
और फोर्थ ईयर 2,50,000 इंटू 2 इंटू डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ जाएगा आपका 333। ठीक है, तो बेसिकली ये मेथड बहुत ही सिंपल है, इसमें समझाने वाला ज्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी आपके ईयर्स हैं उसके डिजिट को ऐड करना है। 15 आया, उनको आपको डिवाइड करना है किससे, आपका जो मतलब कि सबसे पीछे वाला साल है, यानी कि फिफ्थ ईयर। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम पहले साल ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट ईयर यहाँ पर ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज किया रहा है, सेकंड ईयर उससे कम, थर्ड ईयर उससे कम, और फाइनली चौथे ईयर तो सबसे ज्यादा कम। ठीक है, तो अगर आप इसका टोटल निकालो तो 8333 प्लस 666, उसके बाद 50,000, उसके बाद 3333, तो ये आ जाएगा हमारा 53,000। ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक लग रही है। ठीक है, तो इसका जो टोटल आया है वो हमारे यहाँ पर कितना आया है, 2,33,332। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टोटल डेप्रिसिएशन है। तो ये हमने सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का यूज करके कैलकुलेट जो है वो कर लिया है। तो अब आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो वो कैसे होगा, 2,50,000 में से आपको माइनस करना है 2,33,332। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इसको माइनस कर दो, 2,50,000 में से आपको माइनस करना है 2,33,000। तो आपका आएगा 16,668। 16,668 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली हमने यहाँ पर डेपोजिशन के जो चारों मेथड्स है उसको यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो कर लिया है। अगर हम एक बार यहाँ पर कंक्लूड कर दे, तो एसएलएम मेथड के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की जाती है। डब्ल्यूडीबी मेथड के अंदर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड के अंदर हम पहले इनिशियल ईयर के अंदर ज्यादा डेप्रिसिएशन करते हैं और लास्ट ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन कम चार्ज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि डेप्रिसिएशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं, तो देखो सबसे पहले आप जब यूज करते हो एसेट को, उसकी वजह से आपकी एसेट डेप्रिशिएट होती है। दूसरा, जब टाइम गुजरता है तब भी आपकी एसेट डेप्रिशिएट होती है। और अगर आपकी एसेट जो है ऑब्सोलीट हो जाती है, फैशन से चले जाती है, किसी काम की नहीं रहती है, तब भी जो है आपकी एसेट जो है वो डेप्रिशिएट हो जाती है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली रिलेटेड है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ। किसके साथ रिलेटेड है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आप टॉपिक के साथ रिलेट कर पाओ। मैंने सिर्फ दो न्यूमेरिकल यहाँ पे लिए हैं जिससे मैं आपको पूरा का पूरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो समझा दूंगा। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, तो देखो जब भी आप किसी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हो, जब भी आप अपने बैंक के अंदर कोई अकाउंट ओपन करवाते हो, जैसे एग्जांपल पे एक एक्सवाइजेड कंपनी उसने एबीसी बैंक के अंदर जो अपना अकाउंट ओपन करवाया है, तो देखो जो कंपनी होती है वो खुद भी अपने पास अपना बैंक अकाउंट जो है वो मेंटेन करती है ताकि वो रिकॉर्ड रख पाए कि बैंक के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन उसने की है और लास्ट में उसका बैलेंस कितना बचा है। और जो एबीसी बैंक है वो भी यहाँ पर कंपनी का बैंक अकाउंट जो है वो मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो अपने पास रिकॉर्ड रख सके कि एक्स वाई जेड ने कौन कौन से यहाँ पर ट्रांजेक्शन किए, कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉबल हुआ और लास्ट में कितना बैलेंस जो है वो बचा है। कई बार क्या होता है कि बैंक की जो पासबुक होती है, बैंक आपको क्या प्रोवाइड करता है, पासबुक प्रोवाइड करता है जिसके अंदर बैंक ने एंट्री जो है वो पास की होती है। ठीक है, बैंक की जो पासबुक का बैलेंस होता है वो आपकी बैंक जो कैश बुक के अंदर आपने बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है उसके बैलेंस से जो है वो मैच नहीं करते। जैसे फर्ज करिए कि एक्सवाइजेड कंपनी ने अपने कैश बुक के अंदर ही एक बैंक कॉलम जो है वो बनाया हुआ है और उस बैंक कॉलम के अंदर बैंक अकाउंट का जो बैलेंस शो हो रहा है वो 40,000 शो हो रहा है और पासबुक के अंदर जो बैलेंस शो हो रहा है वो 30,000 जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये डिफरेंस यहाँ पर दिखता है तो कंपनी यहाँ पर जानना चाहती है कि ये जो डिफरेंस है वो किस वजह से आया है ताकि अगर कोई एरर वगैरह हो तो उसको हम जो है दूर कर सके और बैलेंस को हम इक्वल जो है वो कर पाए। तो यहाँ पर जो बैंक है, जो हमारी एक्सपायर्ड कंपनी है, वो बेसिकली जानने के लिए कि ये डिफरेंस किस वजह से अराइज हुआ है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करती है ताकि उन रीजंस को जानकर उन रीजंस को दूर करके वो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से जो है वो इक्वल कर पाए।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर कंपनी को डिफरेंस दिखता है तो वो क्या करती है, अपने कैश बुक के बैंक हेड का जो बैलेंस है उसको मैच करती है पासबुक के बैलेंस के साथ, और उसके अंदर जो एंट्रीज होती है उनको मैच करती है, ताकि जो रीजंस है जिसकी वजह से डिफरेंस आया है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। और जैसे ही कंपनी मैच करना स्टार्ट करती है तो उसे रीजंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, और उन रीजंस को वो एक स्टेटमेंट में लिखती जाती है, ताकि उसके ऊपर वो एक्शन लेकर बैलेंस को मैच कर सके। और वो जो रीजंस होते हैं वो जिस स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं उसको ही हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या हुआ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर जब कंपनी पासबुक और अपने कैश बुक के बैलेंस को मैच करती है तो जो भी रीजंस उसको मिलते हैं डिफरेंस आने का, बैलेंस में डिफरेंस आने का, उसको जो है वो रिकॉर्ड करती है। ठीक है, अब इसको हम क्यों बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को, ताकि हम जो हमारे कैश बुक के अंदर बैंक हेड का बैलेंस है उसको हम मैच कर सके पासबुक के बैलेंस के साथ। तो ये न्यूमेरिकल बेसिकली उसी से रिलेटेड, हमें जो है अपने कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के साथ जो है वो मैच करना है। तो देखो अगर क्वेश्चन देखो क्या है, जो बैंक हेड में आपका बैलेंस शोन हो रहा है कैश बुक के अंदर वो है 80,000 पे, यानी कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपका जो बैंक बैलेंस है वो 80,000 पे है। ठीक है, और आपको पता करना है कि पासबुक के अंदर बैलेंस यहाँ पर कितना है। ठीक है, अब ये कैसे पता होगा, तो सिंपली आपको ये जो ट्रांजेक्शन है उनको जो है सेटल जो है वो करना है, एडजस्ट करना। तो देखो अगर आपके पास कैश बुक का बैलेंस यहाँ पर दिया होता है, अगर आपके पास कैश बुक का बैलेंस यहाँ पर दिया है, जैसे यहाँ पर आपको 80,000 पे दिया है, तो आपको कोशिश करनी है कि कैश बुक के बैलेंस को आपको पासबुक के बैलेंस के इक्वल जो है वो करना है। क्या करना है, पासबुक के बैलेंस के इक्वल करना है। इसीलिए आप क्या करोगे, जो भी ट्रांजेक्शन है उसको प्लस माइनस जो है वो करोगे कैश बुक के बैलेंस से। ये चीज आपने पहले यहाँ पर ध्यान में जो है वो रख लेंगे। ओके, तो आपका कैश बुक का बैलेंस है वो है 80,000 पे। ठीक है, और एक ट्रांजेक्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, आपने एक चेक इशू किया था 10,000 रुपए का, पर अभी तक उसको बैंक अकाउंट में जो है वो प्रेजेंट नहीं किया गया, मतलब कि बैंक के अंदर प्रेजेंट नहीं किया गया, यानी कि बैंक ने उसकी पेमेंट जो है वो नहीं की है, जिसकी वजह से पासबुक का जो बैलेंस है वो यहाँ पर डिफरेंट हो गया है कैश बुक के बैलेंस से। क्योंकि देखो जैसे आपने चेक इशू किया होगा उसकी एंट्री आपने कैश बुक के अंदर जो है वो कर दी होगी, यानी कि आपने एज अ पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर दिया होगा कैश बुक के अंदर, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस जो है वो 10,000 से डिक्रीज हो गया होगा। पर क्योंकि क्योंकि बैंक ने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की है, क्योंकि बैंक ने उसकी पेमेंट नहीं की है, क्योंकि सप्लायर ने जो है चेक आपका प्रेजेंट ही नहीं किया है, तो पासबुक का जो बैलेंस है वो 10,000 रुपए से इंक्रीज जो है वो हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 10,000 रुपए आपने कैश बुक में से माइनस किया था उसको आप वापस यहाँ पे जो है वो प्लस कर दोगे, ताकि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो पासबुक के इक्वल जो है वो हो जाए। ठीक है, तो पहला जो है चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, ये आपको प्लस करना है। उसके बाद चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट लाइव 5,000। चेक डिपॉजिट, देखो आपको कोई चेक मिला था, आपको पेमेंट मिली थी, आपने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया एज अ रिसिप्ट, जिससे आपका कैश बुक का बैलेंस हो गया इंक्रीज। पर क्या बैंक में उसको प्रेजेंट ही नहीं किया गया, तो बैंक अकाउंट में आपके पैसे आए ही नहीं, जिसकी वजह से पासबुक का जो बैलेंस है वो 10,000 से क्या हो रहा है, 5,000 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कैश बुक के पासबुक के इक्वल करना है तो आपको कैश बुक के अंदर भी 5,000 से बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 5,000 को आप करोगे यहाँ पर माइनस। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 10,000, तो बैंक ने यहाँ पर इंटरेस्ट क्रेडिट किया था। देखो बैंक ने 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट कर दिया था, यानी कि आपका पासबुक का जो बैलेंस है वो 10,000 से क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, कैश बुक के अंदर आपने अभी तक एंट्री नहीं किया क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो अगर आप कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना चाहते हो तो आपको ये 10,000 पे क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि कैश बुक का जो बैलेंस है वो 10,000 से कम शो हो रहा था पासबुक के मुकाबले। इसीलिए अगर आप कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना चाहते हो तो 10,000 पे आपको ऐड करने पड़ेंगे कैश बुक के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड 5,000। देखो आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि हमने ना इन्वेस्टमेंट की हुई है जहां से हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा, तो आप ना हमारे बिहाफ पर उसको कलेक्ट कर लेना। तो जैसे ही डेट आई तो बैंक ने क्या किया, उसको कलेक्ट कर लिया, जिससे आपका पासबुक का जो बैलेंस है वो यहाँ पर 5,000 रुपए से इंक्रीज हो गया, 5,000 रुपए से इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब कैश बुक में आपने उसकी एंट्री की ही नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है, जिसकी वजह से कैश बुक में 5,000 से बैलेंस जो है वो कम शो हो रहा है।
तो अगर आप कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 5,000 रुपए है इसको यहाँ पर प्लस जो है वो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, तो देखो बैंक ने आपसे चार्जेस लिए हैं, आपको वो फ्री में सर्विस तो देनी है, तो 10,000 रुपए चार्जेस लिए, जिसकी वजह से बैंक ने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को 10,000 रुपए से जो है डेबिट कर दिया, यानी कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपए जो है वो कम हो गए। तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो 10,000 रुपए से कम शो हो रहा है, पासबुक के अंदर आपका जो बैंक बैलेंस है वो 10,000 रुपए से कम शो हो रहा है, पर इसके बारे में आपको पता नहीं था, तो आपने कैश बुक में उसकी एंट्री की ही नहीं, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस 10,000 रुपए से ज्यादा शो हो रहा था। तो अगर आपको कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है तो 10,000 रुपए आप यहाँ पर माइनस कर दोगे कैश बुक में से, जिसकी वजह से वो पासबुक के इक्वल जो है वो हो जाएगा। ओके, तो अब आपको सिंपली यहाँ पर प्लस माइनस करके आपका पासबुक का बैलेंस जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो 80,000 रुपए आपका कैश बुक है, 10,000 रुपए आपको प्लस करना है, उसके बाद आपको 5,000 रुपए जो है वो माइनस करना है, ठीक है, फिर आपको 10,000 रुपए जो है वो प्लस करना है, फिर 5,000 रुपए आपको यहाँ पर जो है वो प्लस करना है, और यहाँ पर माइनस करना है 10,000 रुपए। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 90,000 रुपीज। कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक वो हो जाएगा हमारा 90,000 रुपीज। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, देखो कंफ्यूज यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, हमने सिर्फ यहाँ पर प्लस माइनस किया है, जिससे हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 90,000 रुपीज जो है वो आ जाएगा। 90,000 रुपीज हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, 80,000 जो आपका बैलेंस है इसके अंदर 10,000 प्लस करना है, उसके बाद आपको इसके अंदर जो 5,000 रुपए है वो प्लस करना है। तो 80,000 में अगर आप 10,000 प्लस करोगे तो आपका 90,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15,000 आपको और प्लस करना है, 5 और 10, उसमें से आपको 15,000 रुपये माइनस कर देना है, 5 और 10, तो आपका 90,000 रुपये जो है वो आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन बी 90,000, ऑप्शन सी सॉरी, ऑप्शन सी 90,000 हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ओवरड्राफ्ट बैलेंस का है। ये किसका है, हमारे यहाँ पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी कि आपके कैश फ्लो के अंदर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो है वो शो हो रहा है। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है कि आपने बैंक से जो है वो एक तरह का लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आपने देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो करना है। सबसे पहले देखो, आपने एक चेक इशू किया था 10,000 रुपए का, पर वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो देखो आपके कैश बुक के अंदर ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना शो हो रहा है, 80,000। ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारा कितना शो हो रहा है यहाँ पर, 80,000 रुपए। ठीक है, 80,000 रुपए। ओके, अब देखो आपने एक चेक इशू किया तो उससे आपने पेमेंट की, जिससे वजह से आपके कैश बुक के अंदर जब आपने उसको रिकॉर्ड किया होगा तो आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया होगा, कितने से, 90,000 से, मतलब 10,000 से इंक्रीज हो गया होगा। तो हमारे कैश बुक के बैलेंस के अंदर, कैश बुक के अंदर जो आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो 90,000 हो गया होगा, पर क्योंकि बैंक के अंदर अभी वो प्रेजेंट नहीं हुआ है तो वो अभी इतना का इतना ही, यानी कि 80,000 रुपए ही है। तो पासबुक के अंदर जो है हमारा जो बैलेंस है वो कम शो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है। तो ये जो 10,000 पे आपने प्लस किया था उसको आपको माइनस कर देना है। ठीक है, आपको माइनस कर देना है, जिससे आपका जो कैश बुक का बैलेंस होगा वो पासबुक के बैलेंस के इक्वल जो है वो हो जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पर चेक डिपॉजिट करवाया गया था। देखो अगर आपने चेक डिपॉजिट करवाया तो उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया होगा। ठीक है, जिससे आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है वो कम हो गया होगा। तो जो चेक की अमाउंट है डिपॉजिट वो 5,000 है, तो पर क्योंकि वो पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि बैंक में उसको प्रेजेंट ही नहीं किया हुआ है, तो उसका जो बैलेंस है वो उतने का उतना ही होगा। उसका जो बैलेंस है वो 80,000 के 80,000 ही यहाँ पर होगा। तो अब क्योंकि कैश बुक के अंदर जब आपने एंट्री कर दी तो कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया था, तो आपको पासबुक के इक्वल करना है, तो सिंपली आपको 5,000 पे प्लस कर देना है, ताकि आपका कैश बुक का जो बैलेंस है वो पासबुक के इक्वल जो है वो हो सके। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं है। पहले ट्रांजेक्शन के अंदर हमारा जो कैश बुक का बैलेंस था वो 10,000 से इंक्रीज हो गया था पासबुक से, इसीलिए हमने पासबुक के इक्वल करने के लिए माइनस किया था। और दूसरी ट्रांजेक्शन के अंदर कैश बुक का बैलेंस जो है वो 5,000 से डिक्रीज हुआ था, क्योंकि उसको पेमेंट रिसीव हुई थी, पर पासबुक के अंदर 80,000 रुपए शो हो रहे थे, इसीलिए हमने इक्वल करने के लिए 5,000 रुपए यहाँ पर प्लस जो है वो कर दिए। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिट, देखो अगर इंटरेस्ट यहाँ पर क्रेडिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा, 5,000 रुपए से। ठीक है, पर पासबुक के अंदर अभी तक हमने उसकी एंट्री नहीं की है, तो पासबुक के अंदर बैलेंस इंक्रीज ही शो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली 5,000 रुपए जो है वो माइनस कर देना है। 5,000 रुपए जो है वो माइनस कर देने हैं, क्योंकि कैश बुक को हमें पासबुक के इक्वल करना है। तो पासबुक का बैलेंस 5,000 से डिक्रीज हुआ था, तो हमें कैश बुक के बैलेंस को भी 5,000 से डिक्रीज जो है वो कर देना है। उसके बाद सेम केस यहाँ पर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय
सॉरी 10,000 पे, यहाँ पर इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना है 10,000 पे। उसके बाद जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है, देखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से भी आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक का जो है वो 10,000 से 5,000 से जो है वो कम हो गया होगा, पर कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो कैश बुक का बैलेंस अभी इंक्रीज ही शो हो रहा होगा। तो आपको 5,000 पे कैश बुक के बैलेंस से माइनस कर दें ताकि आप उसको पासबुक के इक्वल जो है वो कर सको। उसके बाद बैंक चार्जेस डेप्टेड 10,000, तो अगर बैंक चार्जेस 10,000 पे है, इट मीन पासबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है वो 10,000 से इंक्रीज हो गया है, पर अभी तक उसको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसका बैलेंस 10,000 से डिक्रीज ही शो हो रहा है। तो कैश बुक को अगर पासबुक के इक्वल करना चाहते हो तो 10,000 पे आपको यहाँ पर प्लस जो है वो करना है। और जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 80,000 में से पहले 10,000 को माइनस कर दीजिए, उसके बाद 5,000 को प्लस कर दीजिए, उसके बाद 10,000 और 5,000 यानी कि 15,000 को माइनस कर दीजिए और 10,000 को प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 70,000। आपका जो आंसर आ जाएगा वो 70,000 जो आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो हमने यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर मैंने आपको नॉर्मल बैलेंस भी समझा दिया है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी जो है वो समझा दिया है। तो दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग हुआ। जैसे आपने देखा था कि पहले बैलेंस में जो चीज प्लस हो रही थी वो माइनस हुई है दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर, वो इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट का था। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को यहाँ पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके यहाँ पर जो है वो पूछ सकते हैं, ताकि हम उसको डाउट को जो है जल्दी से जल्दी क्लियर जो है वो कर सकें। और मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे यहाँ पर एएफएम और आईएफएस की डेली बेसिस पे जो है लाइव क्लासेस जो है वो कंडक्ट की जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसकी जो टाइमिंग है वो 6 PM टू 8 PM जो है रहती है। 2 घंटे की ये जो है वो क्लास रहती है। ठीक है, जिसके अंदर हम बेसिकली एएफएम और आईएफएस के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके रिलेटेड केस स्टडीज और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को ज्वाइन जो है वो करना है। और अगर आपने अभी तक कोई क्लास नहीं देखी तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर वेट करूंगा, अगर आपके डाउट्स आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सेशन को यहाँ पर ओवर कर देंगे। ऑल इज क्लियर? तो ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।